तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता तो चल ही गया होगा कि आज हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जूलॉजी के PYQs, जूलॉजी फर्स्ट पेपर के PYQs। अब हर एग्जाम के लिए PYQs ही तो इम्पोर्टेंट होता है ना, तो वही सब डिस्कस करेंगे। तो मान के चलते हैं यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द कैनाल सिस्टम इन पोरिफेरा। तो पोरिफेरा में कैनाल सिस्टम को डिस्क्राइब करना है। तो बताइए पोरिफेरा होते क्या है। पोरिफेरा सबसे सिंपल एनिमल होते हैं, मतलब ये प्रोटोजोन में आते हैं। प्रोटोजोन क्या होते हैं? सबसे सिंपल एनिमल, मतलब एनिमल्स की इनमें थोड़े थोड़े कैरेक्टर अभी डेवलप होते हैं, ठीक है। तो पोरिफेरा का कैनाल सिस्टम, अच्छा अगर आपको पोरिफेरा से क्वेश्चन आया भी ना तो और कहीं से नहीं आएगा। पोरिफेरा का सिर्फ कैनाल सिस्टम ही क्वेश्चन पूछता है, या तो शॉर्ट में आएगा या तो लॉन्ग में आएगा। पोरिफेरा का कैनाल सिस्टम आता ही है। तो देखो पोरिफेरा होती क्या है। पोरिफेरा ये प्रोटोजोन में आते हैं, सिंपल एनिमल होते हैं। अच्छा पोरिफेरा क्या होते हैं? फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मैरीन वाटर में भी पाए जाते हैं, मतलब समुद्री पानी में भी पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। अच्छा ये पोरिफेरा जो होते हैं ना, अच्छा नाम से देखो पोरिफेरा, यहाँ पे पोरिफेरा में पोर आ रहा है क्या? पोर मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, तो पोरिफेरा में पोर्स आते हैं। देखो पोरिफेरा के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, इनमें क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं इनकी बॉडी में। इनकी बॉडी में पोर्स पाए जाते हैं। एक तो ऐसा होता है जो छोटे छोटे बहुत सारे पोर्स होते हैं बॉडी में। इस छोटे पोर्स को क्या बोलते हैं? ऑस्टिया बोलते हैं, ऑस्टिया। और एक होता है जो बड़ा पोर होता है और वो एक ही पाया जाता है, तो उसको बोलते हैं ऑस्कुलम, ठीक है। अच्छा ये दोनों मिलकर, मतलब यही सब मिलकर कैनाल सिस्टम बनाते हैं। देखो कैनाल सिस्टम का मतलब ये है, कैनाल सिस्टम पोरिफेरा में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और ये कैनाल किस में हेल्प करता है? रेस्पिरेशन में। कैनाल सिस्टम रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, न्यूट्रिशन में हेल्प करता है और रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। कौन? कैनाल सिस्टम। अच्छा कैनाल सिस्टम ये होता है ना कि देखो ऑस्टिया है ना, ऑस्टिया कई सारे पोर्स होते हैं। एक हम यहाँ पे डायग्राम भी बना देते हैं पोरिफेरा का। पोरिफेरा जो है एक चिपके हुए रहते हैं, हमेशा किसी ना किसी सबस्ट्रेटम से चिपके हुए रहेंगे। ये कभी चल फिर नहीं पाते हैं। पोरिफेरंस के जितने भी मेंबर्स होते हैं, मान लो ये सबस्ट्रेटम है, पानी में कोई सबस्ट्रेटम है, इसमें ना पोरिफेरा देखो सिलेंड्रिकल होते हैं। पोरिफेरा ऐसे कुछ इनका डायग्राम रहता है। देखो यहाँ पे है तो यहाँ पे एक बड़ा पोर रहता है, यहाँ सब में एक बड़ा सा पोर रहेगा। इन्हीं बड़े वाले पोर को हम लोग ऑस्कुलम कहते हैं। और इनकी बॉडी में जितने भी ये सारी बॉडी दिख रही है ना, इन सारे बॉडी में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, पूरे छोटे छोटे पोर्स, ठीक है। इन्हीं पोर्स को हम लोग ऑस्टिया बोलते हैं। अब क्या होता है, ऑस्टिया के रास्ते जितने भी अंदर जाना रहता है, जितने भी सब्सटेंसेस को, वो ऑस्टिया के रास्ते जाते हैं। ऑस्टिया जितने भी छोटे छोटे पोर्स हैं, इन रास्ते पानी या फिर कुछ भी अंदर जाता है, ठीक है। खाने पीने का सामान जो होता है इनका अंदर जाता है। अच्छा देखो रिप्रोडक्शन कैसे होता है। मान लो पानी के बाहर कहीं स्पर्म गिरे पड़े होते हैं, स्पर्म रहते हैं पानी के बाहर, ठीक है, तो वो भी पानी के साथ ऑस्टिया के रास्ते अंदर चले जाते हैं, ठीक ना। तो ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। और खाने पीने का सामान, मतलब इसका जो भी इसका मटेरियल होता है वो सब ऑस्टिया के साथ अंदर जाता है, सॉरी ऑस्टिया के रास्ते अंदर जाता है पानी के साथ। और फिर एक्सक्रीशन हो के, मतलब डाइजेशन हो जाता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो निकलना रहता है वो ऑस्कुलम के रास्ते बाहर आता है। तो यही होता है कैनाल सिस्टम। अब देखो कैनाल सिस्टम पोरिफेरा में ना 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं? एस्कॉन टाइप, साइकोन टाइप और एक होता है ल्यूकोन टाइप। देखो ये तीनों टाइप है ना, हमेशा पोरिफेरा से अगर क्वेश्चन कहीं से भी बनेगा पोरिफेरा से तो यही पूछता है, यही आपको कैनाल सिस्टम बताना रहता है। कैनाल सिस्टम इसमें हेल्प करता है। पोरिफेरा के मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप लिख लोगे जरूर। एस्कॉन टाइप, साइकोन टाइप, ल्यूकोन टाइप। और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर शॉर्ट नोट आपसे पूछेगा तो साइकोन टाइप का ही शॉर्ट नोट पूछेगा,
ठीक है, ये सब आप लोग लिख लेना और इसके बारे में पढ़ लेना। हम पूरा डिटेल तो नहीं बता रहे हैं आप लोग को क्योंकि इतना टाइम है नहीं, नोट्स बनाए होंगे वहाँ से पढ़ लेना आप लोग। और कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में पूछना, क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा आप लोगों को। तो चलिए प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसे रफ करते हैं। तो गाइस जो अपना सेकंड क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ लिस्मानिया डोनोवानी विथ अ सुटेबल डायग्राम। देखो लिस्मानिया होता क्या है, यहाँ पे एक गलती हो गई है, इसको अंडरलाइन करना है। अब अंडरलाइन क्यों किया जाता है ये तो पता ही है आप लोगों को, क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है और साइंटिफिक नेम का कैपिटल फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, सेकेंड वाला का जो स्टार्ट होता है वो स्मॉल लेटर में होता है और अंडरलाइन किया जाता है इसमें, ठीक है। तो लिस्मानिया डोनोवानी का हम लोग को लाइफ साइकिल लिखना है। अच्छा लिस्मानिया डोनोवानी होता क्या है? कालाजार का नाम सुना है कभी? कालाजार जो बीमारी होता है ना वो इसी प्रोटोजोन के वजह से होता है, लिस्मानिया डोनोवानी की वजह से, ठीक ना। तो उसी का लाइफ साइकिल लिखना है और डायग्राम भी बनाना है लिस्मानिया का, ठीक है। और डायग्राम बना के आप लोग को लेवल भी करना है कौन सा क्या है और खूब सुंदर सा डायग्राम बनाना रहता है एग्जाम में। अच्छा देखो आप लोग ये आंसर लिखने में थोड़ा गलती भी कर दोगे ना तो दिक्कत नहीं है, लेकिन डायग्राम आप लोग को बिल्कुल सही से बनाने आना चाहिए। तो डायग्राम मस्त एक पेज लेके बनाओ, खूब सुंदर बनाओ और सारा लेबल करो कौन सा क्या है, ठीक है। उससे एग्जामिनर नंबर देता है आप लोग को। अच्छा एक बात बता, लिस्मानिया डोनोवानी को एक नाम से और जाना जाता है, ठीक है, हेमोफ्लेजलेट। हेमोफ्लेजलेट नाम से जाना जाता है इसको। तो क्यों हेमोफ्लेजलेट इसको बोला जाता है ये आप लोग का होमवर्क है, ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे क्यों इसको हेमोफ्लेजलेट बोला जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं, आंसर आप लोग खुद से कर लेना, नहीं मिलेगा तो कमेंट करना, हम बताएंगे आप लोग को, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। तो फ्रेंड्स जो अपना थर्ड क्वेश्चन है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताना है, ठीक है। पैरामीशियम में सेक्सुअल, अच्छा पैरामीशियम होता क्या है? पैरामीशियम भी एक प्रोटोजोआ है जो कि किस शेप का होता है? पैरामीशियम स्लीपर शेप का। पैरामीशियम स्लीपर शेप का होता है और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब अगर पैरामीशियम से आप लोग को क्वेश्चन आएगा ना तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही आता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसमें? पैरामीशियम में। कैसे होता है? अच्छा आप लोग को पता है पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है, 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। पैरामीशियम का शेप कुछ ऐसा होता है, ऐसा स्लीपर टाइप का, स्लीपर शेप का होता है कुछ पैरामीशियम का शेप, ठीक है। अब इसमें 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक तो होता है मैक्रो न्यूक्लियस और एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो न्यूक्लियस मीन्स छोटा वाला, छोटा वाला माइक्रो न्यूक्लियस होता है और बड़ा वाला होता है मैक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। अच्छा देखो जो पैरामीशियम में छोटा वाला न्यूक्लियस होता है ना, माइक्रो न्यूक्लियस, उसी का इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसमें? रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन में कौन सा हेल्प करता है? माइक्रो न्यूक्लियस। और मैक्रो न्यूक्लियस रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता है, ठीक है। ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, सिर्फ और सिर्फ मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ये कंट्रोल करता है। और ये देखो रिप्रोडक्शन में होता क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल इधर का उधर कहीं ना कहीं जाएगा, एक पैरामीशियम से दूसरे पैरामीशियम में जेनेटिक मटेरियल जाएगा तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ना। तो देखो ये छोटा वाला जो है, अब देखो हाथी जल्दी चलेगा कि चींटी जल्दी चलेगा? हाथी को जाना रहेगा तो वो सोचेगा समझेगा, बहुत धीरे धीरे चलेगा, वहाँ तक जाने में खुद सोचेगा, ठीक है। और चींटी तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। तो ये है चींटी, मान लो छोटा वाला चींटी। अब ये छोटा वाला तो ही तो बाहर जाएगा, छोटा वाला एक्टिव रहता है, छोटे लोग एक्टिव रहते हैं तो जल्दी जल्दी दौड़ भाग करते हैं, ठीक है। तो यही छोटा वाला न्यूक्लियस निकल के दूसरे पैरामीशियम में चला जाता है, यही हो जाता है कॉन्जुगेशन। अब देखो न्यूक्लियस गया मतलब इसमें जेनेटिक मटेरियल थे, हो गए, उसमें रिकॉम्बिनेंट हुआ, उसमें सारा कुछ हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो रिप्रोडक्शन हुआ क्या? हाँ, तो बस यही है कॉन्जुगेशन, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम होता है। अच्छा कॉन्जुगेशन हम लोग बैक्टीरिया में भी पढ़े थे, बैक्टीरिया में भी कॉन्जुगेशन हो रहा था, कॉन्जुगेटिंग ट्यूब बन रहा था, कॉन्जुगेटिंग ब्रिज बन रहा था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। न्यूक्लियस एक पैरामीशियम से दूसरे पैरामीशियम में जाता है, कौन सा न्यूक्लियस? माइक्रो न्यूक्लियस, इसको कॉन्जुगेशन कहते हैं। अच्छा अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाम से ना आए ना तो वो कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम के नाम से आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखो तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन होता क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं शायद परिसंचरण। परिसंचरण हिंदी की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा मोड़ा नॉलेज था तो बता दिए, हिंदी बीएससी वालों को ज़रूरत नहीं होता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, देखो बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के डिफरेंस को क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। देखो बॉडी है ना तो अपना वो बराबर रखना चाहता है, बाहर का भी तापमान और अंदर का तापमान मतलब कांस्टेंट रखना चाहता है अपने, कोई भी बॉडी हो, ठीक ना। ये ऑस्मो रेगुलेशन सबसे ज़्यादा एक्वेटिक एनिमल्स में होता है, क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स में ऐसा होता है कि इनके अंदर का टेम्परेचर और अंदर का इन्वायरमेंट और इनके बॉडी के बाहर का इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अंदर ज़्यादा पानी नहीं होता, इधर बाहर पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसी को कांस्टेंट बनाए रखने के प्रोसेस को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये सब आप लोग पढ़ लेना खुद से, क्वेश्चन बस डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे हम, और बार बार बता रहे हैं, अगर कोई और दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में बताना। तो गाइस जो अपना 5th क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। देखो यहाँ पे भी अंडरलाइन करना भूल गए, लेकिन आप लोग कभी मत भूलना, क्योंकि इसी से एग्जामिनर नंबर काटता है। आप लोग को लिखने का ढंग नहीं है, अभी बीएससी में चले गए तो यही सब एग्जामिनर फोकस करता है, ठीक है। तो आप लोग को वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी का लाइफ साइकिल एक्सप्लेन करना और एक्सप्लेन द सिम्टम्स, ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस। मतलब पढ़ोगे तो वो कैसे होता है, उसका लक्षण क्या क्या होता है, वो सही कैसे किया जाता है, वो सब। अच्छा वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी क्या होता है, अच्छा ये पूछा ना तो वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी आप लोग सबसे पहले उसका क्लासिफिकेशन लिखोगे, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, किंगडम, फाइलम, ये सब आप लोग लिखोगे पहले। फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक, फिर जो होता है ये ट्रीटमेंट, इससे कौन सी बीमारी होती है, ये इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, इसमें लक्षण कौन कौन से दिखते हैं, वो सब यहाँ पे आप लोग लिखोगे। तो फ्रेंड्स जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द वाटर वैस्कुलर सिस्टम इन स्टारफिश। स्टारफिश में वाटर वैस्कुलर सिस्टम को एक्सप्लेन करना है। तो स्टारफिश किस फाइलम से आता है, इकाइनोडर्मेटा फाइलम से आता है। तो स्टारफिश का हम लोग वाटर वैस्कुलर सिस्टम का वो डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब द डाइजेस्टिव सिस्टम इन हीरोडिनेरिया। हीरोडिनेरिया मतलब लीच का नाम सुना है कभी, लीच का साइंटिफिक नाम क्या है, हीरोडिनेरिया ग्रेनुलोसा, ठीक है। तो इसका हीरोडिनेरिया का हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा हीरोडिनेरिया किस फाइलम में आता है, एनलिड फाइलम में, ठीक है। और डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेरिस एंड हेट्रोनेरिस। नेरिस ये तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेरिस एंड हेट्रोनेरिस। मेरे भी एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, नेरिस और हेट्रोनेरिस, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करने कोई पूछता है हमेशा, या फिर ऐसा शॉर्ट नोट ऑन हेट्रोनेरिस, ठीक है ना। तो देखो नेरिस और हेट्रोनेरिस क्या होता है, देखो नेरिस जो है ना, नेरिस ही होता है, हेट्रोनेरिस वो हो जाता है जब इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइम आता है, तब उसको हेट्रोनेरिस बोलने लगते हैं। नेरिस का एक ही बॉडी होता है, उस बॉडी में जो पीछे वाले पार्ट्स होते हैं उस पार्ट्स में गोनैड्स के डेवलपमेंट होने लगते हैं, मतलब स्पर्म बनने लगते हैं, उसी को बस हेट्रोनेरिस कहते हैं। और ये मेच्योर होते हैं, मेच्योर नेरिस को ही हेट्रोनेरिस बोलते हैं, ठीक है। आप लोग इसके बारे में लिख लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेरिस और हेट्रोनेरिस। डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉलिप एंड मेड्यूसा। पॉलिप और मेड्यूसा को हम लोग डिफरेंस करना है। तो पॉलिप और मेड्यूसा होते क्या हैं। अच्छा पॉलिप और मेड्यूसा का डिफ्रेंशिएट तो कर लेंगे, लेकिन पहले ये तो पता चले होते क्या हैं। तो ये पॉलिप और मेड्यूसा ये एक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि नाइडेरिया में पाए जाते हैं। नाइडेरिया के जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, उन सब में पॉलिप और मेड्यूसा पाए जाते हैं। तो देखो पॉलिप क्या होता है, पॉलिप होता है, डिफरेंस करने को आएगा तो ये सिलेंड्रिकल होता है, और ये होता है अम्ब्रेला शेप, अम्ब्रेला शेप या फिर बेल शेप भी बोल सकते हैं, घंटा के शेप का। ये पॉलिप जो होता है ना वो सेसाइल होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, एक ही जगह स्थित रहता है। और ये होता है फ्री स्विमिंग होता है, ठीक ना। इसमें टेंटिकल्स पाए जाते हैं और मैनोब्रियम भी पाए जाते हैं, उसी की हेल्प से ये घूमता फिरता रहता है पानी में। अच्छा पॉलिप और मेड्यूसा किस में पाए जाते हैं, जैसा कि हमने बताया कि ये नाइडेरिया के कैरेक्टर्स हैं, नाइडेरिया में पाए जाते हैं। नाइडेरिया ग्रुप के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें पाए जाते हैं। तो नाइडेरिया ग्रुप के एग्जाम्पल बता सकते हो आप लोग, मैं बता सकता हूँ। देखो जेली फिशेज जो होते हैं ना, जेली फिश, उसमें ये दोनों पाए जाते हैं, ठीक ना। और ये पॉलिप जो होता है वो फीडिंग स्टेज होता है, मतलब ये खाता पीता रहता है, केवल खाता ही रहता है। और मेड्यूसा जो है
रिप्रोडक्शन का टाइम होता है तब मेड्यूसा बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है मेड्यूसा, ठीक ना। ये पॉलिप खाने पीने में, बस खाने पीने में माहिर होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करता है, मेड्यूसा करता है। तो फ्रेंड्स जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ओवेलिया। ओवेलिया में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बताना है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है? अच्छा, अल्टरनेशन मतलब समझो कि एक चीज़ के बाद दूसरा चीज़ हो रहा है, फिर उसके बाद वही पहला वाला चीज़ हो रहा है, उसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ओवेलिया में कैसे होता है कि पहले तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब पहले पॉलिप बनेगा, फिर मेड्यूसा बनेगा। हमने बताया था ना, पॉलिप और मेड्यूसा डिफ्रेंशिएट करना था। पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले पॉलिप बनता है, फिर मेड्यूसा बनता है। एक ही ऑर्गेनिज्म में पहले पॉलिप बनेगा, फिर मेड्यूसा बनेगा। इसी को कहते हैं हम लोग क्या? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फेसियोला हिपेटिका। फेसियोला हिपेटिका में का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताना है। फेसियोला, अच्छा आपको एक बात बताएगा, फेसियोला हिपेटिका यहाँ पे नाम देखने को मिल रहा है, इसका हिपेटिका नाम क्यों है? हिपेटिका जो वर्ड देखने को मिल रहा है, ये हिपैटिक मतलब लीवर से रिलेटेड है ना। तो ये बीमारी करता है किसमें? लीवर में बीमारी करता है, इसलिए इसका नाम है फेसियोला हिपेटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटामेरिज्म इन एनिलिड्स। मेटामेरिज्म इन एनिलिड्स। अच्छा, एनिलिड्स का मोस्ट जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो क्या है कि इनका बॉडी सेगमेंटेड होता है ना एनिलिड्स का बॉडी। तो उसी सेगमेंट्स को हम लोग मेटामेरिज्म बोलते हैं। एक सेगमेंट, फिर दूसरा सेगमेंट, फिर तीसरा सेगमेंट से मिलकर बना हुआ होता है बॉडी। अब इसी बॉडी को हम लोग मेटामेरिज्म बोलते हैं। देखो मान लो एक ये सेगमेंट हो गया, दूसरा सेगमेंट ये हो गया, सेगमेंट से मिल के बने होते हैं। तो ये एक सेगमेंट मिल के एक पूरी बॉडी बना लेते हैं, तो इन्हीं को मेटामेरिज्म कहते हैं। और ये जो एक सेगमेंट है ना, इसको बोलते हैं मेटामर या फिर मेटामियर बोलते हैं। तो मेटामेरिज्म एनिलिड्स से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन लीच। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 13। लीच में हम लोग को रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताना है। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन पाइला। पाइला को हम लोग स्नेल भी बोलते हैं। पाइला ना समझ में आए तो स्नेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम करना है, लिखना है यहाँ पे स्नेल। अच्छा, ये कौन से फाइलम में आता है? नहीं पता। मोलस्का फाइलम में आता है। तो ये रहा आज का, यही 14-15 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है जूलॉजी में। इन सब को आप लोग तैयार कर लीजिएगा और लिख के तैयार करिएगा। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, जूलॉजी में आप लोग कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, तो उसका एक सुंदर सा सूटेबल सा डायग्राम जरूर बनाया करिए कॉपी में। वो थोड़ा थ्योरी कम लिखो चलेगा, लेकिन सूटेबल डायग्राम विथ लेबल डायग्राम बनाओ, खूब सुंदर सा बना दो। हो सके तो आप लोग कलर पेन का यूज़ करो, खूब सारा कलर का सारे चीज़ अलग अलग दिखाओ जूलॉजी में, तो उसके ही मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में पेपर 2 को लेके। तब तक कितना तैयारी करिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।